हेलो फ्रेंड्स, सुधीर बोल रहा हूँ रिलायबल एकेडमी से। आज हम डील करेंगे एक इंग्लिश के टॉपिक में जो IBPS, SBI, RBI के एग्जाम्स में कॉमन टॉपिक है, वर्ड स्वैप। स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगती है थोड़ी। स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगने का एक कारण यही है कि जो उसमें वर्ड्स होते हैं, जो वोकैब यूज़ करते हैं, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन हर एक मुश्किल का हल होता है, वैसे हर एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक होती है। तो वही आज थोड़े मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में डिफिकल्ट वर्ड भी आ जाए, जिसका मीनिंग कभी कभी क्या होता है, बैंक वाले एग्जाम्स में बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं जो वोकैब यूज़ करते हैं, थोड़े हाई लेवल की यूज़ करते हैं जो हम लोग ने कभी सुनी नहीं होती है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जो अगर मुझे बेसिक ग्रामर का नॉलेज होता है, अगर मैं बेसिक ग्रामर के नॉलेज से भी एक क्वेश्चन कैसे क्रैक कर सकता हूँ, ये हम लोग आज सीखेंगे। ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला सवाल। इसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं हम लोगों ने, एज यू कैन सी। पहले सेंटेंस में जो मेरे वर्ड्स हाईलाइटेड है, अनाउंस्ड है, बाद में एंसुइंग है, बाद में टू है, वीक है। ओके, अभी ये क्वेश्चन क्या होता है एक्चुअली देखो, इसमें लिखा है, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, BD एंड AC। BD का मतलब क्या है, बी के जगह डी आएगा। ओके, जो बी में शब्द है ना, ये बी में जो वर्ड है एंसुइंग और डी में जो वर्ड है वीक, तो ये क्या करना है, एंसुइंग और वीक एक्सचेंज हो जाएगा। और उसके साथ आगे और एक ऑप्शन लिखा है AC। AC का मतलब क्या है, जो A वाला वर्ड है, A का वर्ड क्या है, अनाउंस, राइट, और C का वर्ड क्या है, टू, तो टू उधर जाएगा और अनाउंस इधर आ जाएगा, तो ये वर्ड स्वैप हो जाएंगे। यानी वर्ड स्वैप का मतलब चेंज करना है, तो ये पोजीशन चेंज करना है। और ये सब होने के बाद, जब आप चेंज करने के बाद आपको देखना है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है या गलत है, आपको एक बार फ्रेम करके देखना है। तो ये एक ऑप्शन अगर हो गया, अगर वो फिट नहीं बैठा तो आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया A, B एंड C, D, वही करना है। A की जगह B आएगा, B की जगह A आएगा, C की जगह D आएगा, D की जगह C आएगा, थर्ड वन वो है, फोर्थ वन ये है, और लास्ट वन सेंटेंसेस करेक्ट है, ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस सही है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, आप लोग ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसे क्वेश्चंस मुझे करने के लिए एग्जाम में 30 सेकंड से 45 सेकंड्स ही होते हैं। तो अगर सोचो आप मैं ये सब करते बैठूंगा तो ये 30 to 45 सेकंड्स में होने वाले तो नहीं है। तो एग्जामिनर्स को भी ये पता है। अगर इसमें नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक ग्रामर अगर मुझे पता है तो छोटे छोटे बेसिक ग्रामर के रूल्स करके भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी जैसे आपको पता है, वर्ब, कोई भी आप वर्ब ले लो, कोई भी वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये प्ले वर्ब है, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा प्लेड, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग, और हमारा लास्ट फॉर्म हो जाएगा प्लेज। ओके, ये हो गया प्ले का। और एक दो एग्जांपल लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट, और अगर ईट में वर्ब लेता हूँ, ईट के फॉर्म्स क्या देखो, ईट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा एट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ईटिंग, एंड लास्ट फॉर्म हो जाएगा ईट्स। ओके, सिमिलरली और एक लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देते हैं। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, ड्रिंकिंग एंड ड्रिंक्स। ओके, तो आप कोई भी वर्ब उठा लोगे तो उसके कोई भी वर्ब 5 अलग अलग फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे ऐसे। इसमें अभी अगर सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ोगे, इसमें भी 2 वर्ब्स, राइट। एक ये वीक तो क्या है, वीक तो नाउन है, राइट, और ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है, ये टू है जो प्रेपोजिशन है। अभी इसमें 2 ही वर्ब्स है, एक तो एंसुइंग का मतलब फॉलोइंग, एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी का परिणाम। ओके, एंसुइंग का मतलब होता है एज अ रिजल्ट। अगर एंसुइंग ध्यान से देखोगे तो कौन सा फॉर्म हो गया, देखो ING लगा है, ING वाला कौन सा फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म, तो ये फोर्थ फॉर्म है। और इसमें क्या लगा है, ED वाला, नॉर्मली अगर ED लगता है तो नॉर्मली वो सेकंड होता है या थर्ड फॉर्म होता है, तो इसको हम लोग सेकंड फॉर्म कंसिडर कर सकते हैं या थर्ड फॉर्म। ओके, तो इधर तक मुझे लगता है क्लियर है। 2 ही वर्ब्स है पूरे सेंटेंस में, एंसुइंग एक है जो फोर्थ फॉर्म में है, और एक अनाउंस है जो सेकंड या थर्ड फॉर्म में है। और अगर आप लोगों ने टेंस पढ़ा रहेगा, टेंस में एक बहुत बेसिक रूल है हैज, और बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हैज, हैव और हैड। उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। जब भी हैज आता है, हैव आता है या हैड होता है, उसका मतलब आपका सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है। और हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो अगर मुझे ये बेसिक रूल की नॉलेज रहेगी, ये छोटा सा रूल मुझे टेंस का याद रहेगा, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है। जैसे देखो इधर ये वर्ड के पीछे हैज लगा है, इसके पहले हैज लगा है, तो हैज के बाद उन्होंने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है, राइट। हैज के साथ अनाउंस यूज किया है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये तो नहीं जा सकता है वर्ब क्योंकि ये फोर्थ फॉर्म है। तो उसका मतलब क्या होता है, हैज के बाद जो थर्ड फॉर्म यूज किया है वो अपनी जगह पे सही है, उसका मतलब मुझे वो चेंज करने का जरूरत नहीं है। दैट मीन्स ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ए वाला कॉम्बिनेशन, वो एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ रहा है, उसको हाथ नहीं लगाना है। वो वर्ड बाकी चेंज करने नहीं करने मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि मुझे ए चेंज करना नहीं है क्योंकि ए अपनी जगह पे सही है। तो जो भी ऑप्शंस बोल रहे हैं कि ए गलत है, जैसे ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है ए गलत है, राइट, ये बोल रहे हैं ना स्वैप करो, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ये भी बोल रहा है ए गलत है, तो ये भी चेंज करना, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ए तो सही है ना अपनी जगह पे।
इसमें ऑप्शन में भी बोल रहा है ए गलत है, तो ये भी कट हो जाएगा। तो अभी दो ऑप्शन बचते हैं, ओनली BC या फिर सेंटेंस इज करेक्ट। अभी सेंटेंस इज करेक्ट देखो, अगर ये पार्ट भी पढ़ ले तो अब बी वाला पार्ट, द स्टेट फॉर द 2 इलेक्शंस, ये सही लग रहा है क्या? ये पढ़ के सही लग रहा है? द स्टेट फॉर द 2 इलेक्शंस, उसमें कुछ ग्रामेटिक, द स्टेट फॉर द 2 इलेक्शंस तो होगा नहीं, स्टेट फॉर द कमिंग इलेक्शन या स्टेट फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस होगा, 2 इलेक्शंस तो नहीं होगा। दैट मीन्स ये लास्ट वाला ऑप्शन भी मेरा डिलीट हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली गलत है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है BC। तो मेरा सही आंसर ये क्वेश्चन का है BC। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने कौन सा एक छोटा सा रूल यूज किया, कौन सा छोटा सा रूल? हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये छोटा सा रूल अगर मुझे पता रहेगा तो ये काफी आसान बन जाता है सवाल। ठीक है, मुझे लगता है ये पहला वाला क्वेश्चन क्लियर है। और क्वेश्चंस करते हैं ऐसे तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं इसके जैसे ही, चेल्सियस इज एडन हजार्ड। चेल्सिया आपको पता रहेगा एक टीम का नाम है, राइट? एडन हजार्ड वो मैनेजर का नाम है। हैज रिवील्ड हिज एप्रिसिएशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर जोस मोरिनो एंड सेड द पोर्टुगीज इज द वन कोच ही वुड लाइक टू वर्क विद अगेन। ठीक है, तो अभी वही ऑप्शन दिए 5, AB BC ABCD AC BD, 5 अलग अलग ऑप्शन है। तो वापस वही सेम थिंग, अगर मुझे थोड़ा सा नॉलेज होगा ग्रामर का, बेसिक रूल का। अच्छा, इसमें वर्ब्स कौन से देखो, पहले वर्ब्स ढूंढे, क्योंकि वर्ब्स के वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इजीली निकल जाते हैं। जैसे इसमें देखो जो पहला वाला वर्ड है एप्रिसिएशन, ये तो एक नाउन हो गया, राइट? याद रखो स्टूडेंट, नॉर्मली जो ION से एंड होता है, जैसे हम लोग ने नेशन लिया NATION, इमेजिनेशन लिया, ये सब ION से एंड हो रहे हैं ना। तो 90% ऑफ द टाइम जो ION से एंड होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। ओके, तो ये तो नाउन है। मैनेजर तो आप लोग को पता ही है नाउन है, राइट? मैनेजर तो नाउन हो गया, कॉमन नाउन। अभी इसमें 2 वर्ब्स है, एक तो सेड है, ये एक वर्ब है, और वर्क काम करना, ये एक वर्ब है, राइट? तो ये 2 वर्ब्स मिले। अभी लास्ट सेंटेंस में हम लोग ने कौन सा रूल यूज किया था? छोटा सा हैज, हैव, हैड के साथ क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अभी इसमें भी वैसे ही और एक रूल है, जब भी टू आता है, डिड आता है, डज आता है, डू आता है, तो इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। याद रखो स्टूडेंट्स, टू, डिड, डज, डू, ये जब भी आता है और सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। जैसे इसमें ये वर्ब है, वर्क जो वर्ब है उसके फॉर्म्स क्या आएंगे? वर्क फर्स्ट फॉर्म होगा, इसका सेकंड फॉर्म होगा वर्क, थर्ड फॉर्म भी होगा वर्क, और फोर्थ फॉर्म जो होता है वो जेरेंड फॉर्म होता है वर्किंग, और फिफ्थ फॉर्म में वो वर्क्स होगा, राइट? इसका मतलब कि ऐसे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? ये वर्क जो है फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो कॉम्बिनेशन है टू के बाद V1, हम लोग ने अभी पढ़ा, टू जब भी आता है तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो वापस वही, ये जो कॉम्बिनेशन अपनी जगह पे सही है, क्योंकि इसके साथ अगर सेड देखोगे ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब कौन से फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। ओके, ये V3 है। सेड के फॉर्म्स क्या होते हैं? से फर्स्ट फॉर्म होता है, सेड सेकंड फॉर्म होता है, सेड थर्ड फॉर्म होता है, सेइंग फोर्थ फॉर्म होता है, और सेस फिफ्थ फॉर्म होता है। तो सेड तो नहीं आ सकता, 2 ही वर्ब्स है, एक दोनों नाउन्स है, तो नाउन्स का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर ये इधर नहीं आ सकता है क्योंकि 2 के बाद V1 लगता है और ये V3 है, तो उसका मतलब क्या है? ये जो कॉम्बिनेशन है सही है। दैट मीन्स उससे मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि मुझे ये वाला D वाला चेंज करना ही नहीं, क्योंकि D वाला अपनी जगह पे परफेक्ट पैर बैठ रहा है, जो D की जोड़ी है परफेक्ट है। दैट मीन्स जो भी ऑप्शन बोल रहा है, ये बोल रहा है D चेंज करो, इसको हटा लो, ये बोल रहा है D चेंज करो, इसको हटा लो, ये बोल रहा है D चेंज करो, ये भी हट जाएगा, ये भी बोल रहा है D चेंज करो, ये भी हट जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, द सेंटेंस इज करेक्ट। मुझे लगता है ये रूल क्लियर हो गया रहेगा, तो मैं रिपीट करता हूँ। पहला वाला सेंटेंस है, एक बेसिक सा रूल हम लोग ने यूज किया, हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और सेकंड सेंटेंस के लिए हम लोग ने एक बेसिक रूल यूज किया, वापस टू, डिड, डज, डू जब भी आएगा तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ये 2 छोटे छोटे जो बेसिक रूल्स है ग्रामर के, अगर मुझे वो पता रहेंगे तो मैं इजीली ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इजीली क्रैक कर सकता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, इसमें तो कई सारे डिफिकल्ट वर्ड्स है। द म्यूरल इन अ टाउन विद कंटेंशियस। अच्छा, मैं वर्ड्स के मीनिंग्स बता देता हूँ। म्यूरल का मतलब होता है जो बड़े बड़े बंगलोज में जो वॉल पेंटिंग्स देखते हैं ना, बड़े बड़े पेंटिंग्स लगते हैं, उनको हम लोग म्यूरल बोलते हैं। फिर कंटेंशियस का मतलब डिबेटेबल, विवादास्पद, जिसके ऊपर विवाद हो सकता है, ऐसा। एलुसिव यानी जो आसानी में पकड़ में नहीं आता है। एलुसिव का मतलब जो चीज या जो बात आसानी में पकड़ में नहीं आती है या आसानी में समझ में नहीं आती है। अटेंशन तो पता है। ओवरवेलमिंग यानी ज्यादा, टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज्यादा। ओके, इसमें और एक वर्ड है बैंक्स की, ये भी थोड़ा अनकॉमन वर्ड है। बैंक्स की नॉर्मली हम लोग अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, यूके में जाएंगे या फिर फ्रांस में जाएंगे, उधर जो स्ट्रीट आर्टिस्ट है जो स्ट्रीट पे परफॉर्म करते हैं, जो रोड पे तमाशा करते हैं, उनको हम लोग बैंक्स की बोलते हैं। ओके, तो जैसे आप लोग देख सकते हो इसमें थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स है।
लेकिन इसको भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं जैसे थोड़ा बेसिक नॉलेज है। इसमें सबसे ज़्यादा इजी ट्रिक क्या होती है, हम लोग जो नॉर्मली जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, जैसे इसमें कंटेंशियस है, अटेंशन है, ओवरवेलमिंग है, एलुसिव है, सबसे बेसिक थिंग क्या करना है, उसके आगे या पीछे देखना है। आगे या पीछे जो शब्द है ना वो देखने हैं। वो जब हम लोग देखते हैं तो बहुत इजीली कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है। जैसे इसमें देखो, ये जो एलुसिव है उसके पहले एक ऑप्शन है, एलुसिव के पहले क्या लिखा है देखो, गेन मच। तो अभी मुझे बताओ गेन मच के साथ कौन सा वर्ड सबसे फिट बैठेगा। देखो, गेन मच कंटेंशियस, गेन मच एलुसिव, गेन मच अटेंशन या गेन मच ओवरवेलमिंग। गेन मच अटेंशन बहुत कॉमन फ्रेज है ना, जो हम लोग बार बार लाइक ही गेन मच अटेंशन बिकॉज ऑफ दिस। तो गेन मच अटेंशन ये एक बहुत कॉमन फ्रेज है जो हम लोग रेगुलर लाइफ में भी यूज करते हैं। ही ट्राइड वेरी मच टू गेन मच अटेंशन। तो ये जो इसका मतलब क्या, ये गेन मच के बाद क्या आना चाहिए, सही शब्द कौन सा बैठेगा, अटेंशन। एलुसिव गलत है, गेन मच के बाद क्या आना चाहिए, अटेंशन। दैट मीन्स अटेंशन जो सी में है वो कहा जाएगा, बी में। तो बी में जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। दैट मीन्स एक तो पक्का है मुझे बी और सी चेंज करने हैं, क्योंकि मुझे अटेंशन जो शब्द है किधर चाहिए, एलुसिव के जगह पे, और एलुसिव जो शब्द है किधर चाहिए, अटेंशन के जगह पे। तो बाकी मुझे पता नहीं करना है नहीं करना, लेकिन एक जोड़ी तो पक्की है करनी है, बी सी, क्योंकि बी अटेंशन उधर आ जाएगा तो एलुसिव उधर आ जाएगा। तो अभी पहले बी सी वाला देखो, एक ही ऑप्शन में इसमें बी सी नहीं है, इसमें बी सी नहीं है, इसमें बी सी नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि गलत है। हम लोग को एक पैर तो एक जोड़ी तो मिली है ना जो चेंज करनी, तो सेंटेंस तो करेक्ट नहीं है। तो मुझे खाली एक पैर तो कंप्लीट करना ही बी सी। दैट वाई फिर सेकंड चेक करते बैठूंगा नहीं, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि टाइम इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। तो बी डी सही आ गया, बी सी सही आ गया, दैट मीन्स मेरा पहला ऑप्शन सही है। मेरा जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाया मैंने, कि जैसे देखिए हम लोग ने बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स है जो बहुत बहुत रेयरली यूज करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, ये डिफिकल्ट वर्ड्स देख के वो स्किप कर देते, बोलते नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है। लेकिन आगे जाने के पहले जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उसके आगे या पीछे देखो, हमेशा 90% ऑफ द टाइम आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। तो अगर आप आगे स्किप कर रहे हो तो आप आपके मार्क्स गला रहे हो और कुछ नहीं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जो वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके हमेशा आदत डालो कि जो क्वेश्चन है उसके आगे या पीछे वाले शब्द देखो, तो कुछ ना कुछ वो एग्जामिनर्स को भी पता है। इतना बड़ा क्वेश्चन 45 सेकंड या 30 सेकंड में करना किसी के पॉसिबल, इसलिए वो एग्जामिनर्स भी छोटे छोटे कुछ ना कुछ हिंट ड्रॉप करते हैं। वो लोग भी आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। खाली डिफरेंस ये है, जो वो कोशिश पकड़ लेता है वो आगे निकल जाता है। जो पहले ही वर्ड्स देख के डर जाता है, नहीं आएगा मुझे, ये वर्ड सुने ही नहीं, वो स्किप कर देगा, तो वो रह जाएगा वैसे ही। तो ऑलवेज हैव अ हैबिट कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आगे या पीछे देखना है, वर्ड्स जो हाईलाइटेड वर्ड है उसके आगे या पीछे देखना, कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। ठीक है, ऐसा और एक क्वेश्चन करते हैं। अभी थोड़ा मुझे लगता है कि आपका थोड़ा डर ये टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा कम हो गया रहेगा। 3 सेंटेंसेस की है। अभी इसमें भी देखो, चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव स्लैप्ड टिट फॉर टैट टैरिफ्स। टैरिफ्स का मतलब क्या होता है, टैक्सेस। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स रैटलिंग का मतलब शेकिंग, हिला के रख दिया मार्केट उन्होंने। फाइनेंशियल मार्केट्स हैज इन्वेस्टर वरीड द एस्केलेटिंग का मतलब बढ़ते जाना, इंक्रीज होना। ओके, एस्केलेटिंग का मतलब किसी चीज को बढ़ाना। ट्रेड वॉर कुड नॉक ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ अगेन द सेम थिंग। 5 बड़े ऑप्शंस है, 4 बड़े ऑप्शंस है। एग्जाम में टाइम लिमिटेड है, टेक्निकली देखा जाए तो कोई भी नहीं कर सकता 4 ऑप्शंस ये डाल के वो डाल के, ये पॉसिबल ही नहीं है। वापस मेरा वही ग्रामर काम में आएगा। इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है मॉडल ऑक्सिलरी, आप सब लोग ने सुना तो होगा, जो जैसे कैन हो गया, कुल्ड हो गया, शैल हो गया, शुल्ड हो गया, मे, माइट, इनको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, कैन, कुल्ड, शैल, शुल्ड, मे, माइट, दे आर कॉल्ड एज मॉडल ऑक्सिलरी। अब इनका रूल, जैसे पहले सेंटेंस में हम लोग ने बेसिक रूल यूज किया था, हैज हैव हैड के साथ V3 होता है। उसके बाद सेकंड वाले सेंटेंस में अगर आपको याद है हम लोग ने लिया था टू, डज, डू, डिड के बाद वापस V1 आता है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी आती है उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। ओके, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा अगर कोई वर्ब आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। अगर अभी आप देखोगे इसमें सब वर्ब्स है। अभी हम लोग ने देखा ये ईडी लग गया, स्लैप, ये ईडी लग गया, नहीं कौन सा हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया या थर्ड फॉर्म हो गया। इसमें आईएनजी लग गया, रैटलिंग, आईएनजी लग गया, हम लोग ने बताया था, डिस्कस किया था, जेरंड होता है, ये फोर्थ फॉर्म हो गया। इसमें भी एस्केलेटिंग, ये भी वर्ब है लेकिन इसमें भी आईएनजी लग गया, ये फोर्थ फॉर्म हो गया। और ये नॉक का मतलब ठकठकाना। ओके, नॉक का मतलब ठकठकाना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है ना। इसमें ना तो ईडी है ना तो आईएनजी। अगर ईडी होता तो नॉक्ड होता था, तो ये सेकंड फॉर्म होता था। अगर आईएनजी होता था तो थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होता था। तो इसका मतलब क्या, इसका और इसके पहले क्या यूज किया, देखो ध्यान से, मॉडल ऑक्सिलरी यूज किया है। उसका मतलब क्या, वापस कुल्ड के बाद नॉक सही है, क्योंकि दूसरा कोई भी शब्द नहीं बैठेगा। अगर ये बिठाने को जाऊंगा तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और वो दोनों बिठाऊंगा तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे। और मेरा रूल क्या बोल रहा है, इसके बाद हमेशा V1 ही आता है। दैट मीन्स उससे क्या
कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, जो डी ऑप्शन है वो सही है, वो मुझे चेंज नहीं करना है, बाकी सब चेंज करना है नहीं करना है मुझे ये बात पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात 100% पता है कि नॉक वाला जो डी वाला ऑप्शन है चेंज नहीं करना है। तो वापस वही हम लोग एलिमिनेट करेंगे गलत ऑप्शन, ये बोल रहा है डी चेंज करो, 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 तो सब हट जाएंगे। मेरा आंसर फाइनल आंसर रहेगा सेंटेंस इज करेक्ट। तो मैं वापस वही रिपीट कर रहा हूँ, एग्जामिनर्स को भी पता होता है कि आपको ये क्वेश्चंस 30 to 45 सेकंड्स में करने हैं। आपने वो कहावत सुनी रहेगी कि हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग, तो वो आपको डराने के लिए बड़े बड़े वर्ड्स डाल देंगे, डरने वाले डर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। लेकिन एक ध्यान रखो, एग्जामिनर्स आपको हेल्प करने के लिए वो खाली आपको टेस्ट कर रहे हैं आप कितने स्टैंड कर सकते हो। तो अगर इसमें एक बेसिक रूल मुझे पता है, ऑक्सिलरी के बाद V1 आता है, तो आप ये इजीली कर सकते थे। तो आज हम लोग ने 3 रूल्स अप्लाई किए, हैज हैव हैड के साथ V3 आता है, डू डिड के साथ और टू के साथ V1 आता है, और अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी है तो V1 आता है। तो ऐसे छोटे छोटे रूल्स अगर मुझे पता रहेंगे तो मैं इजीली बड़े बड़े क्वेश्चंस सॉल्व कर सकता हूँ। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहेंगे। ऐसे और वीडियोस के साथ विल बी कमिंग अप सून, तो प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।